हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गूगल केमिस्ट्री। केमिकल काइनेटिक्स के नए लेक्चर में आज हम लोग देखेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ जान लीजिए, जो हमारे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये टॉपिक बहुत ही ईजी है, क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन का यूज हुआ है जो कि मैथमेटिक्स का टॉपिक है। बट जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डरते हैं इन चीज़ों से, तो बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि ये लेक्चर मैंने आपको विशेष ध्यान देकर बनाया है कि जो हमारे बायो वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी इस डेरिवेशन को करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम के लिए हर बार लगभग पूछा जाता है, तो आप किसी भी तरह से टॉपिक को छोड़ना नहीं, आपको कंप्लीट करना है। तो 7 से 8 मिनट आप इस वीडियो को ध्यान से कॉपी और पेन लेकर बैठिए, मेरी बातों को सुनिए, 100% आपको समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो स्टूडेंट्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है? अगर हम बात करें आपसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, तो 2 वे में हम डिफाइन करते थे। पहला हम बोलते थे सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन रेट लाइक इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दूसरी डिफिनेशन क्या देते थे? मॉलिक्यूल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन व्हिच रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम एन से डिनोट करते थे। तो स्टूडेंट्स अगर पहली डिफिनेशन की बात करें, तो सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन जिसका जीरो हो व्हिच इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि सम ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी एन इज इक्वल टू अगर जीरो है तो ऐसे रिएक्शन को हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। बट अगर दूसरी डिफिनेशन की बात करें, तो बेसिकली अगर रेट ऑफ रिएक्शन 1 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करे तो फर्स्ट ऑर्डर, और 2 पे डिपेंड करे तो सेकंड ऑर्डर, और डिपेंड ही ना करे यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसकी रेट किसी भी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड ही ना करे, ऐसे रिएक्शन को हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट, रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि किस रिएक्टेंट के ना एक कंसंट्रेशन पर, ना 2, ना 3, बल्कि डिपेंड ही ना करे, तो ऐसी रिएक्शन को हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। एक बार फिर से एक्सप्लेन करें, ऐसी रिएक्शन जिसकी रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड ही ना करे, व्हिच रेट इज इंडिपेंडेंट, जिसकी रेट कांस्टेंट हो, व्हिच इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल हम लेते हैं। आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा अमोनिया बनाने का, हैवर मेथड से अमोनिया बनाना। तो NH3 है और यहाँ पे हमारा N2+3H2। इसके लिए बात करें, यहाँ पे प्लेटिनम था, आयरन भी था, बहुत सारी चीज़ें हम लोग ऑर्गेनिक नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसके लिए बात करें तो ये हमारा रिएक्टेंट हो गया और ये हमारा प्रोडक्ट, यानी कि इस रिएक्शन की अगर हम रेट डिटरमाइन कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी तरह से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं कर रही है, यानी कि इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट है। तो हमको ये पता चला कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। स्टूडेंट्स आई होप आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बहुत ही अच्छे से एकदम कंसंट्रेट रहिए और हम लोग इसको बहुत ही आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या आएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले हमें एक जनरल रिएक्शन लिए, यहाँ पे हमने लिया रिएक्टेंट, यहाँ पे लिया प्रोडक्ट। अगर इसके लिए स्टूडेंट्स हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखे तो आप सभी जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं dR/dt। अब आप सोचेंगे ये कहाँ से आया, तो पहला लेक्चर आप देखिएगा, dx/dt की तो वैल्यू है, तो x का यहाँ पे आ रही तो होगा रिएक्टेंट है, और हमने रेट ला इक्वेशन का यूज किया। तो रेट ला इक्वेशन से हमको क्या वैल्यू पता चली कि रेट ला इक्वेशन से हमको पता चला कि R इज इक्वल टू K और ब्रैकेट में R के पावर N। अब ये R क्या है? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, N क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। क्योंकि इस केस में हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो N की वैल्यू हम 0 लिख सकते हैं। क्लियर? थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट लिख दिए, यहाँ पे हम 0 लिखे। अब स्टूडेंट्स ये भी R की वैल्यू है, ये भी R की वैल्यू है, इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखे -d ब्रैकेट में R/dt इज इक्वल टू K और ब्रैकेट में R के पावर 0। स्टूडेंट्स अगर R के पावर 0 है तो मैथमेटिकली हम इसको R के पावर 0 को 1 बोलते हैं, 1 लिखते हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे अगर 1 आ जाएगी तो हमारा बचेगा क्या? -d
आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। इतनी चीज़ें निकलकर हमारे सामने आई। स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं स्पेशली, कि ये जो हमारा निगेटिव है और ये जो हमारा डी टी है इसको हम राइट साइड में लाएंगे। अगर इसको हम राइट साइड में लाएंगे तो हमारा क्या आएगा, देखिए हमारा बचेगा डी ब्रैकेट में आर इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा माइनस के इंटू डी टी। इतनी चीज़ें स्टूडेंट्स आप ध्यान रखिए। यहाँ तक का अगर आपको क्लियर हुआ तो अब और अच्छे से क्लियर होगा। अब स्टूडेंट्स हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना, और बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। अब हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे मतलब हम यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे दोनों साइड, तो स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन करने के लिए हमको लोअर लिमिट और अपर लिमिट की जरूरत पड़ती है। अब आप सोचेंगे ये नया वर्ड कहाँ से आ गया, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। मैं आपको बताता हूँ, जब हमारी रिएक्शन स्टूडेंट स्टार्ट हुई थी यानी कि t इज इक्वल टू 0, जब हमारी रिएक्शन स्टार्ट हुई थी तो t इज इक्वल टू 0 था। उस टाइम अगर मान लीजिए कि जो हमारा कंसंट्रेशन था, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था, वो हमारा R0 था। क्लियर। और ये जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है इसी को हम क्या कहते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। क्लियर। यानी कि जब हमारा t 0 था तो R0 वैल्यू थी किसी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। अगर हमारा t इज इक्वल टू टी यानी कि आफ्टर सम टाइम तो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ R क्या हो जाता है, RT हो जाता है। यानी कि t टाइम बाद कंसंट्रेशन की वैल्यू RT हो जाती है। अब स्टूडेंट जो हमारा t इज इक्वल टू 0 है ये इनिशियल टाइम है, ये इनिशियल टाइम है, और t इज इक्वल टू टी ये हमारा फाइनल टाइम है। क्लियर। और यहाँ पे जो R0 है ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, RT जो है ये फाइनल कंसंट्रेशन है। अब अगर हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट की बात करें तो ये वैल्यू हम लोग लोअर लिमिट में लेते हैं और ये वैल्यू हम लोग अपर लिमिट में लेते हैं। तो चलिए अब करते हैं इंटीग्रेशन। तो ये चीज़ तो एडिशनल हुई आपको समझाने के लिए कि यहाँ से हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगाएंगे। अब यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्योंकि ये कांस्टेंट है तो के को हम बाहर ले रहे हैं, डायरेक्ट यहाँ पे हम कर रहे हैं। यहाँ पे एज इट इज आप लिखिए, पहले डी ब्रैकेट में लिखिए आर और इज इक्वल टू के को बाहर ले लीजिए माइनस के, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करिए और ये डी टी। अब हमको लोअर लिमिट से अपर लिमिट का, यहाँ लोअर लिमिट लिखी जाती है, यहाँ अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट हम आर के लिए यहाँ डी के जिसके बगल में डी है उसी का इंटीग्रेशन हम करेंगे। तो आर के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आया था, R0 इनिशियल कंसंट्रेशन। और अगर हम किसके लिए लिखेंगे, अगर हम फाइनल लिखें तो यहाँ पे RT आया था। क्लियर। अब इसके लिए हम t के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो t की वैल्यू यहाँ पे 0 आफ्टर t टाइम, यहाँ पे t है। इतना आई होप आपको स्टूडेंट्स क्लियर हुआ होगा। अब एक चीज़ हम आपको बता दें, मैथमेटिक्स का रूल है कि dx को हम x लिख सकते हैं, dy को हम y लिख सकते हैं, dz को हम z लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे dr को हम r लिख सकते हैं और dt को हम t लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे r। अब देखिए लोअर लिमिट क्या है हमारी, R0, अपर लिमिट क्या है, RT, इसको R0 कहते हैं, कभी R0 निकल जा रहा है, इज इक्वल टू माइनस के कांस्टेंट है बाहर रहेगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, t, यहाँ पे 0, यहाँ पे t। इतनी चीज़ें क्लियर हुई आपको। अब क्या करना है, अब हमको लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस निकालना है। देखिए क्योंकि फाइनल कंसंट्रेशन ये है, इनिशियल कंसंट्रेशन ये है, फाइनल टाइम ये है, इनिशियल टाइम ये है। अब इसके लिए हम लिख सकते हैं, इसके लिए ध्यान से देखिएगा, इसके लिए हम लिख सकते हैं, इस r को हम हटा सकते हैं, हम लिख सकते हैं RT माइनस R0, यानी कि लिमिट का जो बीच का डिफरेंस है, यानी कि फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ये के हमारा एज इट इज रहेगा। फाइनल टाइम हमारा क्या था, t था, और इनिशियल टाइम 0। क्लियर ना। सेम चीज़ हमने ली है जो इसके लिए लिखा है इसके लिए। अब देखिए आपको क्या करना है, हम सबसे पहले इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। t माइनस 0 होगा तो t हो जाएगा, तो RT माइनस R0 इज इक्वल टू माइनस के टी। क्लियर। अब ये जो हमारा है इसको राइट साइड में जब हम ले जाएंगे तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा RT इज इक्वल टू माइनस के डी टी प्लस आर। डी नहीं रहेगा यहाँ पे, केवल टी आएगा। ठीक है, माइनस के टी प्लस आर। स्टूडेंट्स ये जो हमको मिला है ध्यान दीजिएगा, R0 है यहाँ पे हमारा R0। हाँ, हम R0 को जब उधर ले गए तो RT इज इक्वल टू माइनस के टी, ये तो था ही, और ये R0 प्लस में हो गया। ये जो हमको मिला यही इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। यही हमारा क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर
जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इसको आप बहुत ही अच्छे से याद रखिए, इसी को हम लोग को डिराइव करना था किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और ये जो इक्वेशन इसी को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कभी कभी एक नंबर में भी आ सकता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट ऑफ इक्वेशन लिखिए, तो यहां से आप लिख सकते हैं। अब इसके लिए स्टूडेंट्स हमको ग्राफ खींचना है, तब जाके डेरिवेशन कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम इसका ग्राफ खींचते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हमने जो निकाला है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वो आपके सामने मैंने लिखा। अब हम लोग को क्या सीखना था, ग्राफ इसके लिए। तो मैथमेटिक्स में अगर स्ट्रेट लाइन के लिए हमको ग्राफ खींचना है स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स में अगर स्ट्रेट लाइन का हमको ग्राफ खींचना है तो ऐसे हमारा एक ग्राफ बनता है। और स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन वो हमारा क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब मैथ वाले स्टूडेंट्स तो इसको समझ रहे होंगे, बायो वाले स्टूडेंट्स इसको याद करिए कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन है। इसके लिए ग्राफ खींचना है तो ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं c, जहां से ये ग्राफ स्टार्ट होगा वो c होगा। और m क्या है, m हमारा स्लोप है। अगर m की वैल्यू स्टूडेंट्स पॉजिटिव है तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा, m इज इक्वल टू अगर पॉजिटिव तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा। और ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, c से। इतनी चीज़ क्लियर। और अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, अगर हमारा m की वैल्यू निगेटिव है तो c हमारा ये है, ये हमारा y है, ये हमारा x है। ठीक है, ये हमारा y है, ये x है, ये c है, c से ग्राफ स्टार्ट होगा। अगर m की वैल्यू निगेटिव है तो ये नीचे जाएगा, यानी इफ m इज इक्वल टू निगेटिव। अब स्टूडेंट्स ये y बराबर mx प्लस सी जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, इसको हम लोग इस अपने डेरिवेशन वाले फार्मूले पे कंपेरिजन करते हैं और देखते हैं कि क्या ये मैच कर रहा है। तो यहाँ पे लिखिए y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो हमारा y है इससे कोरिलेट कर रहा है, c हमारा इससे कोरिलेट कर रहा है, k हमारी m से कोरिलेट कर रहा है, t हमारे x से कोरिलेट कर रहा है। तो चलिए अब रखते हैं इसकी वैल्यू। यहाँ पे अगर m की वैल्यू देखिए, क्योंकि m की वैल्यू ही डिपेंड करेगी स्लोप पे, m की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव है क्योंकि k हमारा निगेटिव है। तो इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाएं तो यहाँ पे y की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, RT। हम x, यहाँ x की जगह पे हम लिख सकते हैं t। ठीक है, y की जगह पे RT और x की जगह पे t। c हमारा क्या है, R0, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, R0 है c, जहां से स्लोप स्टार्ट होगा। अब स्लोप ऊपर जाएगा कि नीचे, डिपेंड करेगा m की वैल्यू। तो m की वैल्यू क्योंकि माइनस k है, m इज इक्वल टू माइनस k, तो m की वैल्यू निगेटिव है, यानी कि ये स्लोप नीचे जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो हमको मिला ये हमारा ग्राफ है किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा ये बनेगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ग्राफ भी क्लियर हुआ होगा, साथ ही साथ डेरिवेशन भी। अगर फिर भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वो आपके लिए ही स्पेशली है, हम फिर से टॉपिक को समझाएंगे। तो जल्दी से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए जिससे उनको ये चीज इजी लगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को इन टॉपिक को क्लियर करने में। तो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए, जल्दी ही अपलोड होगा।